एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। दोस्तों मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स, केवीएस, एनवीएस, एपीएस कॉमर्स वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 के बच्चों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीयूटी की तैयारी कर रहे हो ना, बढ़िया से करके जाना। शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस सफर को। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 के रूप में दोस्तों आ चुका है आपके सामने। डैश इज द चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। भाई चेंज इन स्टॉक फिनिश गुड का, सेमी फिनिश गुड का, रॉ मटेरियल का क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हमारा चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम है, चाहे वो फिनिश गुड का चेंज इन स्टॉक हो, सेमी फिनिश गुड का चेंज स्टॉक हो या फिर रॉ मटेरियल का हो, सबका सब हमारा क्या कहलाता है? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सपोर्ट। इनमें से क्या या कौन सा नेट एक्सपोर्ट का कंपोनेंट है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बोथ एंड बी या दोनों। यार एक्सपोर्ट हो चाहे गुड्स का या सर्विस का, नेशनल इनकम में तो सबकी कदर है पूरी, हम किसी को नहीं छोड़ते। दोनों ही बहुत जरूरी है देश की तरक्की के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आता है, बिल्कुल आता है। चेंज इन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड आता है। चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आता है। ऑल ऑफ दीज आता है। यार सब आता है तो फिर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन नॉमिनल जीडीपी इज 840 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120, रियल जीडीपी बताना कितनी होगी? भाई प्राइस इंडेक्स का एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा कि प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी। जिन्हें नहीं पता है वो यहां से सीख लेंगे। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, प्राइस इंडेक्स आपको मेंशन करा गया 120, फटाफट निकाल लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी आपके सामने मेंशन है 840, रेट आपको निकालनी है क्वेश्चन में, इनटू 100 कर लेंगे हम लोग। इसको इधर भेजे थे, इसको नीचे ले आते हैं। तो रियल जीडीपी हमारी that is 840 into 1000, सॉरी 840 into 100 अपॉन 120 हो गया। 0 से 0 कट। 12 के टेबल में 840 आता है, 70 70 टू 10 यह आपका 700। सही आंसर है दोस्तों 700 रुपए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, रेफ्रिजरेटर परचेज बाय कन्फेक्शनरी शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। ओके, रेफ्रिजरेटर लिया है कन्फेक्शनरी शॉप ने, वो फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, कैपिटल गुड है या दोनों है? भाई दोनों है। वो फाइनल भी है और वो कैपिटल भी है। कैपिटल इसलिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है और फाइनल इसलिए क्योंकि वो कैपिटल गुड है। फाइनल गुड की दो कैटेगरी होती है ना, कैपिटल और कंज्यूमर। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जो रेफ्रिजरेटर आपने लिया है वो कैपिटल गुड है, साथ साथ फाइनल गुड भी तो होगा ना, क्योंकि उसी की कैटेगरी तो है ये। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब वो पैसा जो कमाया नहीं जाता, बस घूमता है, रोटेशन में आता है लेकिन कमाया नहीं जाता। तो क्या वो बोनस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर है? भाई ट्रांसफर इनकम तो उसमें सिर्फ एक ही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जिसको हम कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, जो कि बिना कुछ करे मिल जाता है। सारे बेरोजगार निठल्ले नल्ले लोगों को मिल जाता है, जिनको नौकरी नहीं मिलती उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल जाता है। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर डैश और फॉर डैश। क्या बात है, फाइनल गुड्स अभी मैंने आपको बताया, या तो वो यूज होता है कंजम्पशन के लिए या फिर यूज होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो कंजम्पशन रीसेल सही नहीं है, रीसेल इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, रीसेल फर्दर प्रोडक्शन सही नहीं है। सही आंसर है फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो कंजम्पशन पर्पस के यूज होंगे या फिर यूज होने वाले हैं किसमें? इन्वेस्टमेंट में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, Which of the following is covered under the domestic territory of India? इनमें से कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन, नहीं भाई ये तो लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गया। गूगल ऑफिस इन इंडिया, ऑफिस ऑफ टाटा मोटर इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी नहीं हो सकता। रशियन एम्बेसी, ये तो मतलब ही नहीं बैठती, रशियन एम्बेसी तो भाई ये तो वही रशिया का पार्ट है। सही आंसर है गूगल ऑफिस इन इंडिया दोस्तों।
इसका एक छोटा सा रूल है कि अगर कोई भी कमर्शियल वेंचर किसी देश में चल रहा है और 1 साल से लंबा चल रहा है तो वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। अब स्टेट बैंक का भाई बैंक है, वो इंडिया का भले ना हो, ठीक है, वो लंदन में चल रहा है, अब वो लंदन में चल रहा है तो वो लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी में गिना जाएगा। ऐसी टाटा मोटर भले चाहे हमारी है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चल रही है तो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में गिनी जाएगी। लेकिन गूगल का ऑफिस भले चाहे बाहर का हो लेकिन इंडिया में चल रहा है, 1 साल से ज्यादा चल रहा है, ऑब्वियसली बात है, काफी लंबा है, काफी पुराना हो चुका है, इसलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगा, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is considered as a part of nominal flow in the circle of income? नॉमिनल फ्लो हमारा होता है मनी का फ्लो, मतलब जो पैसे से रिलेटेड है, पैसा पैसा ढूंढते हैं इसमें। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नो। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट का मतलब पैसा 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 ये हो सकता है। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज नो, पैसा इसमें है सिर्फ पैसा ऑप्शन 2 में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पैसा ही हमारा नॉमिनल फ्लो होता है, ये हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, इन टू सेक्टर इकोनॉमी फर्म डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड फॉर द सप्लाई ऑफ डैश। ओके, फर्म हाउस होल्ड से क्या एक्सपेक्ट करके चलती है? गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म कैसे एक्सपेक्ट करेगी गुड्स एंड हाउस होल्ड से गुड्स एंड सर्विस कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है? नो, फैक्टर इनपुट कर सकती है। फैक्टर इनपुट की सप्लाई तो देखो हाउस होल्ड से ही आएगी, मतलब लैंड लेबर ये सबका सब तो हाउस होल्ड जनता ही देगी ना, ऑब्वियस बात है। जनता क्या देगी? लैंड लेबर सब जनता देने वाली है, जनता की जिम्मेदारी है कि वो सारे के सारे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर किसको दे? फर्म को दे। इतना तो जनता को देना पड़ेगा भाई, सोसाइटी का पार्ट है ना, सीधा सीधा बात है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, इन्वेंट्री इज अ डैश कंसेप्ट वेयर एज चेंज इन इन्वेंट्री इज अ डैश कंसेप्ट। क्या बात है भाई, सोचना पड़ेगा। इन्वेंट्री स्टॉक कंसेप्ट है या फिर चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो कंसेप्ट है? इन्वेंट्री फ्लो स्टॉक 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 फ्लो फ्लो, क्या है इसका सही जवाब? सोचो एक बारी, दिमाग लगाओ। क्या इन्वेंट्री हमारा कौन सा कंसेप्ट है दोस्तों? इन्वेंट्री हमारा होता है स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक का मतलब जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करा जाता है, जबकि चेंज इन इन्वेंट्री हमारा फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करा जाता है कि 1 साल के अंदर कितना हुआ, 6 महीने कितना हुआ अंदर में, ये ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो? इनमें से कौन सा फ्लो है, मतलब जिसका टाइम पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है? क्या वो डिपॉजिट इन अ बैंक है, क्या वो कैपिटल है, वो डेप्रिसिएशन ऑफ वेल्थ है? दोस्तों वेल्थ हमारा स्टॉक है, डेप्रिसिएशन हमारा जो है वो 1 साल के बीच का होता है, तो डेप्रिसिएशन ही होने के चांसेस हैं। डेप्रिसिएशन ही है जो 1 साल के बीच का निकलता है। कैपिटल भी हमारा स्टॉक है, डिपॉजिटर बैंक भी सारा स्टॉक है, मनी सप्लाई आपने पढ़ा होगा, याद होगा, ठीक है। ये तो फ्लो पूछ रहे हैं आपसे, तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? फ्लो। और बाकी सारे हमारे किस में आते हैं? सप्लाई या स्टॉक कंसेप्ट में आते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, स्टॉक बताना है। स्टॉक 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 क्या है? सेविंग्स 1 साल के देखे जाते हैं, एक्सपोर्ट 1 साल के देखे जाते हैं, प्रॉफिट 1 साल के देखे जाते हैं, लेकिन वेल्थ है वो स्टॉक है, क्योंकि वो जब से शुरू हुई, वेल्थ तो यार वैसे भी जब से शुरू हुई तब तक की सारी आएगी, चाहे वो जितने साल की हो सबको प्लस करूंगा मैं, तो जितना भी ईयर है सबको इकट्ठा मुझे करना पड़ेगा, तब जाके मेरी वेल्थ आएगी। इसलिए वेल्थ हमारा स्टॉक कंसेप्ट है, वो ओवर अ पीरियड नहीं देखी जाती, वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देखी जाती है कि इतने सालों में तुमने कितनी वेल्थ जनरेट करी है। क्वेश्चन नंबर 39, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम डैश। ओके, रियल फ्लो में फैक्टर सर्विसेज कहां से कहां फ्लो होती है? देखो फैक्टर सर्विस फ्लो होती है दोस्तों, हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, तो फैक्टर सर्विसेज फ्लो हो रही है हाउस होल्ड से फर्म की ओर, हाउस होल्ड से फर्म की ओर जा रही है तो जाने दो। क्वेश्चन नंबर 40, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो, बोथ ए एंड बी। भाई रियल फ्लो का असली नाम है दोस्तों फिजिकल फ्लो। नॉमिनल और मनी फ्लो एक ही चीज होते हैं रियल फ्लो का, जबकि मेन नाम होता है फिजिकल फ्लो, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कैन नॉट मेजर नन ऑफ दीज। दोस्तों जितने भी स्टॉक वेरिएबल होते हैं वो सारे के सारे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर होते हैं, जितने भी फ्लो होते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो है आंसर, हमारा स्टॉक है ये वाला, जबकि जो ऊपर दे रखा है आपको ये हमारा फ्लो है। जो ओवर ऑफ पीरियड होते हैं वो सारे हमारे फ्लो कहलाते हैं, आपको ध्यान रख के चलना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज ऑफ सर्कल ऑफ इनकम। भाई सर्कल ऑफ इनकम की फेज कौन कौन से हैं? जनरेशन है आता है, डिस्ट्रीब्यूशन है आता है, डिस्पोजिशन है आता है, तीनों फेज हैं यार, और तीनों हमारे सही फेजेज हैं। जनरेशन फेज में आपके गुड्स जनरेट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपकी फैक्टर पेमेंट बढ़ती है, और डिस्पोजिशन हमारा सेटलिंग फेज है जिसमें दोनों लूप को सेटल करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। भाई एफसी बड़ा है एमसी से,
एफसी बड़ा है एमपी से। इसका मतलब क्या है, सोचने वाली बात है। ऐसा कब हो सकता है, कब हमारा फैक्टर कॉस्ट बड़ा होगा मार्केट प्राइस से। इसका मतलब है ये कहना चाह रहे हैं कि कब हमारा जीडीपी एफसी का आंसर बड़ा होगा जीडीपी एमपी से। क्या बात है, सोचने वाली बात है यार। कब और किस सिचुएशन में हमारा जीडीपी एफसी बड़ा हो जाएगा जीडीपी एमपी से। क्या ये तब होगा जब आपका इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा होगा सब्सिडी से, या तब होगा जब आईटी सब्सिडी इक्वल होगी, या तब होगा जब इनडायरेक्ट टैक्स छोटा होगा सब्सिडी से, या फिर तब होगा जब इनडायरेक्ट टैक्स या तो बड़ा हो या इक्वल होगा। भाई देखो इक्वल वालों में तो हो नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो इक्वल के तो हमने सबसे पहले काट दी, इक्वल का तो मतलब ही नहीं बैठता। ठीक है, देखो हमारा फॉर्मूला होता है एमपी से एफसी पे जाने का फॉर्मूला होता है हमारा एनआईटी। ठीक है, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस होता है एनआईटी। ठीक है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस 20 रुपए है और उसको बनाने की कीमत है 16 रुपए। ठीक है, तो वो 4 रुपए का हमारा क्या है, टैक्स है। सीधी सी बात है, टैक्स है। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं एफसी कब बड़ा होगा एमपी से, फैक्टर कॉस्ट कब बड़ी होगी एमपी से। भाई फैक्टर कॉस्ट बड़ी करने के लिए यहाँ फिलहाल एनआईटी के लिए आपको पता है ना, आईटी माइनस सब्सिडी फॉर्मूला होता है, सबको पता है आईटी माइनस सब्सिडी होता है ना। ठीक है, अगर मेरी सब्सिडी बड़ी हो जाती है, मान लो सब्सिडी है 10 रुपए की और आईटी है 4 रुपए का, तो 4 माइनस 10 आ गया -6, और 20 माइनस माइनस 6 हो गया 26, अपने आप ही ये हो जाएगा हमारा प्लस, उस तरफ प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब जब आपकी सब्सिडी बड़ी होगी आईटी से, आपका ऑटोमेटिकली एफसी बड़ा हो जाएगा किससे, एमपी से। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच एग्रीगेट रिप्रेजेंट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसका नाम है, एनएनपीएफसी का, सबको पता है नेशनल इनकम बोले तो एनएनपीएफसी। क्वेश्चन नंबर 45, जीएनपी एक्सीड्स एनएनपी बाय। ओके भाई, जीएनपी और एनएनपी में क्या फर्क है, टैक्सेस का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, ट्रांसफर पेमेंट का, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। भाई यही सही है यार, ग्रॉस एंड नेट का ही फर्क है, और तो इस चीज का फर्क ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है जी और एन, बस ये फर्क है। तो ग्रॉस नेट का फर्क ही तो है, और किसी चीज का फर्क नहीं है, बाकी सब तो बिल्कुल सेम है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, जीएनपी एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एफसी प्लस डैश। ओके, फॉर्मूला हमें कंप्लीट करना है। ग्रॉस से ग्रॉस में कोई फर्क नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है। भाई फर्क तो बस डोमेस्टिक से नेशनल का दिख रहा है, एफसी एफसी सेम है, एफसी एफसी सेम, ग्रॉस ग्रॉस सेम, डोमेस्टिक से नेशनल का। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए दोस्तों हमें प्लस करना पड़ता है एनएफआईए, तो सही आंसर रहेगा हमारा एनएफआईए रहना चाहिए हमारा सही आंसर। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, द डिफरेंस बिटवीन जीडीसीएफ एंड एनडीसीएफ। क्या फर्क है, डीसीएफ डीसीएफ ये है ग्रॉस, ठीक है, और ये है नेट। ठीक है, ग्रॉस और नेट में जो फर्क होता है उसको क्या कहते हैं, क्या उसको आईटी कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं, एनएफआई कहते हैं, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब जो डेप्रिसिएशन होता है, और ग्रॉस नेट में जो फर्क होता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओहो, इसका मतलब सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। जीएसटी इज एन एग्जांपल, जीएसटी की एग्जांपल, जीएसटी आईटी है, सब्सिडी है, एनएफआई है, डेप्रिसिएशन है। भाई जीएसटी हमारा इंडायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी का बर्डन आपको पता ही है शिफ्ट करा जा सकता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, इनकम अर्न बाय टाटा मोटर्स इन यूएसए इज अ पार्ट ऑफ डैश। ओके, टाटा मोटर का यूएसए में प्लांट है, पता है, रेंज रोवर का प्लांट है। ठीक है, जो पैसा वो वहां से कमाएगी वो इंडिया में किस चीज का पार्ट बनेगा, इंडायरेक्ट टैक्सेस का नहीं, सब्सिडी का नहीं, एनएफआई का हाँ, डेप्रिसिएशन तो नहीं है, तो हमारी एनएफआई का पार्ट बनेगी दोस्तों। वो हमारे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, बाहर से पैसा आएगा हमारे पास, स्वागत करेंगे पैसे का। क्वेश्चन नंबर 50, द फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूजेज ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डैश। भाई सरकार आर्थिक सहायता दे रही है, पैसा दे रही है कुछ किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, आईटी तो नहीं कहेंगे, एनएफआई भी नहीं कहेंगे, डेप्रिसिएशन भी नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं सब्सिडीज। तो सब्सिडीज दी जाती है दोस्तों किसी चीज के प्रोडक्शन को या किसी चीज के यूजेज को प्रमोट करने के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट है। आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो आपकी तैयारी बहुत शानदार होने वाली है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, जो भी तैयार कर रहे हैं आप एग्जाम उसमें मिलेंगे आपको। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, जल्दी से सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस दोस्तों।